नमस्कार बच्चों। तो हम पढ़ चुके हैं कि सफ़िया किस प्रकार कीनू की टोकरी में नमक को छिपाकर वह लेकर आई है और वह वेटिंग हॉल में रुकी हुई है। तो उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। भैया ने क्या कहा था कि लाहौरी नमक ले जाना क्या है, गैर कानूनी जुर्म है, इस प्रकार नहीं ले जा सकते। पर वह क्या है, मोहब्बत की चीज़ जो है लाहौरी नमक, जो वो अपनी सिख बीवी से, जिसे अपनी माँ मानती है, माता मानती है, तो उसके लिए ले जा रही है सौगात के रूप में। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती और वह क्या करती है, उस लाहौरी नमक को कीनू की टोकरी में छिपाकर ले जा रही है। वह वेटिंग हॉल में बैठी हुई है और उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि वह इस नमक को चोरी छिपे ले जाएगी या कस्टम वालों को दिखाकर ले जाएगी। इसके आगे देखो पेज नंबर 129। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा। अब उसका सामान, जब वह वेटिंग हॉल में बैठी हुई थी, वह दिल्ली वापस लौटने वाली है, तो तब क्या है, उसका सामान अब जांच होने लगता है। उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफ़ा चोरी छिपे से नहीं ले जाएगी। तो उसके मन में क्या आए, अंडरलाइन करना, कि मोहब्बत का जो तोहफ़ा है वह चोरी छिपे नहीं ले जाएगी, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। वह उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और उसे क्या है, हैंड बैग में रख ली। तो पुड़िया जो है वह सोचती है वह दिखाकर, कस्टम वालों को दिखाकर ही ले जाएगी, और नमक की पुड़िया वह जल्दी से कीनू की टोकरी से निकालकर वह हैंड बैग में रख लेती है, जिसमें उसके पैसे का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। जब सामान चला गया तो वह कस्टम वाले के पास पहुंची। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो बार इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आँखों पर ऐनक। तो वहाँ एक कस्टम वाला खड़ा हुआ था और उसका रूप रंग के बारे में दिया गया है। वह दुबला पतला था और उसके जो बाल थे वे खिचड़ी जैसे पके हुए था और काफ़ी लंबा था। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रहा था। ठीक है। सफ़िया यह कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वह कस्टम वाले के पास जाती है और कहती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उससे गौर से देखा, बोले, फरमाइए। उनके लहजे में सफ़िया की हिम्मत बढ़ गई और बोली, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। तो कस्टम अफसर क्या कहता है कि उसका वतन क्या है, दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। और कहते हैं, सफ़िया से कहता, आप भी तो हमारी तरफ ही लगती हैं, अपने अजीज़ से मिलने आई होगी, तो क्या अपने लोगों से मिलने आई हो? तो वह कहती, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। तो अंडरलाइन करो लखनऊ की। तो सफ़िया कहाँ बसी हुई है, अभी लखनऊ रहती है। कहती है, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। तो वह अपने भाइयों से मिलने के लिए लखनऊ से कहाँ आई हुई है, लाहौर आई हुई है। वे लोग इधर आ गए हैं, आपको तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था, वह कस्टम वाले से पूछती है कि आपको इधर आए भी तो काफ़ी साल हो गए होंगे। तब कस्टम अफसर कहता है, जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे। तो कस्टम अफसर क्या कहता है, जब पाकिस्तान विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तभी वह भी पाकिस्तान आ गया था, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। तो ये जो कस्टम अफसर था, पहला कस्टम ऑफिसर जो लाहौर में मिलता है, उसका वतन कहाँ था? उसका वतन दिल्ली था, मगर विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना था तब वह क्या है, उसे अपने काम के तौर पर उसे लाहौर आना पड़ा था। पेज नंबर 130 खोलिए। सफ़िया ने हैंड बैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दिया। फिर वो क्या करती है, हैंड बैग से नमक की पुड़िया सामने टेबल पर रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दी। और उसके बाद वह सब कुछ बता देती है कि वह नमक की पुड़िया सौगात के रूप में किसके लिए ले जा रही है।
उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफ़िया की बात ख़त्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेट और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। कस्टम अफसर ने जब ये सारी घटना सुनी तब वे खुद क्या करते हैं, उस तोहफे को उसके हैंड लपेट कर फिर से सफ़िया के हैंड बैग में क्या है रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, इसको अंडरलाइन करना, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि क्या कानून हैरान रह जाता है। तो मोहब्बत क्या है, इस तरह मोहब्बत के सामने कानून कुछ भी नहीं है, इस प्रकार गुजर जाता है कि वहाँ पर कानून भी हैरान रह जाता है। मोहब्बत में कानून कुछ भी नहीं कर सकता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। तुम जब लखनऊ पहुंचोगी तो वहाँ पर जो जामा मस्जिद है वहाँ की सीढ़ियों पर क्या है, मेरा भी नमस्कार कहना, मेरा सलाम कहना। और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। तो खातून को मतलब सिख बीवी को आप जब यह लाहौरी नमक आप दोगे तोहफे के तौर पर, कहना कि अभी भी उनका वतन क्या है, लाहौर ही है और दिल्ली मेरा। वे तो कस्टम अफसर दिल्ली के हैं तो उनका वतन क्या है, दिल्ली है, और उनका वतन सिख बीवी का वतन लाहौर ही है। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचने से इसमें कोई मुसीबत नहीं है। सफ़िया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहाँ खड़े रहे। अब यहाँ पर चेकिंग के बाद अब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाती है। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। काफ़ी लोग मिलने आए हुए थे। हसरत भरे नज़रों बहते हुए आंसुएं, ठंडी सांसें और भिजे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अब धीरे धीरे क्या है, वहाँ के लोग जो आंसू बहाने लगते हैं, अपने निजी लोग जो हैं, सभी का मन उदास हो जाता है, सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। ठीक है, सभी को छोड़कर वह चल पड़ती है। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी। अब जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर क्या है, अटारी में क्या, पाकिस्तान के जो कस्टम अफसर थे, पुलिस जो थे, वे उतर जाते हैं और हिंदुस्तान के जो पुलिस थे वे सवार हो जाते हैं। तो अब क्या है, जब पाकिस्तान निकल पड़ता है, गुजर पड़ता है, तो वहाँ पर पाकिस्तान वाले उतरकर क्या है, अब हिंदुस्तान के पुलिस चढ़ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो वो सोचती है कि कुछ समझ में नहीं आता, क्या समझ में नहीं, देखो लाहौर कब ख़त्म हुआ, लाहौर कब ख़त्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि कहीं ज़मीन पर कोई मतलब धरती पर कोई अंतर नहीं है, वहाँ की मिट्टी का रंग यहाँ का मिट्टी के रंग में कोई अंतर नहीं है, लोगों के बनावट में, वेशभूषा में कोई अंतर नहीं है। तो वह वही सोचती है, जगह से और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया है। एक ही ज़मीन थी, एक जवान थी, लोगों की बोली भी एक थी, एक सी सूरतें भी थी और लिबास भी एक है, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे, सभी के अंदाज भी एक थे, गालियाँ भी एक सी थी, दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे से नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में, सिर्फ अंतर क्या था, दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें थी। अब देखो, अमृतसर के जो कस्टम वाले हैं, फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में क्या है, अमृतसर के कस्टम वाले जांच कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान भी चेक हो चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ती है कस्टम अफसर के पास, और बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। तो बातों से पता चलता है कि कस्टम अफसर जो है बंगाली लग रहे थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, उसके सामान तो जांच हो गया था, फिर भी वह क्या है, कस्टम अफसर के पास जाती है और वह सीधा बोल देती है। वह सच में ही विश्वास रखती है, चोरी छिपे ले जाना नहीं चाहती, इसलिए वह कहती है कि मेरे हैंडबैग में क्या है, थोड़ा सा नमक है।
फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। वह सब कुछ कह सुनाती है। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगता। तो उसकी सारी कहानी वे सुनने लगते हैं। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा। जब बात पूरी हो गई तब वो सफ़िया को पूरा देखते हैं ऊपर से नीचे और धीरे से बोले, इधर आइए। ठीक है, उसे बुलाते हैं। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान पर ध्यान रखिएगा। तो जो सामान रखा हुआ है, इनके सामान को क्या है, ध्यान रखना बोलकर वो क्या करते हैं, उसे अपने प्लेटफॉर्म के सिरे में एक कमरा था, वहाँ ले जाते हैं। वे उसके अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हिचकिचाई। वह घबरा रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। और जो यहाँ के कस्टम अफसर थे तो वे उसे बुलाकर बिठाते हैं, जिसका वतन क्या है, ढाका था। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठी। उसे बिठाते हैं। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा, वह घबरा जाती है कि पुलिस को बुलाया जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, शायद उन्हें बंदी बना लिया जाए, और तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगता है। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाले से क्या कहते हैं कि 2 चाय लाओ अच्छी वाली, और वह घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। तो जो टेबल था उसके ड्रॉयर से एक किताब निकालते हैं। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया और किताब खोलकर वे दिखाते हैं। फर्स्ट पेज में बाई और नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी। तो लेफ़्ट साइड जो है उस किताब में नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेज़ी में कुछ धुंधले शब्द में लिखे थे। क्या लिखा हुआ था, अंडरलाइन करना, शम्सुल इस्लाम की तरफ से। तो ये जो किताब थी यह उनके दोस्त ने उन्हें तोहफे के तौर पर दिया था और दोस्त का नाम था शम्सुल इस्लाम। सुनील दास गुप्त की प्यार के साथ, ढाका 19। शम्सुल इस्लाम की तरफ से किसको दिया गया था, सुनील दास। तो सुनील दास ये कस्टम अफसर हैं जो ढाका के थे, उन्हें प्यार से दिया गया था। साल कितना था, 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं, सफ़िया पूछती है। तो क्या आप बांग्लादेश के हैं, ईस्ट बंगाल के हैं, ढाका के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। तो अब यहाँ के जो अमृतसर के कस्टम वाले हैं वो क्या कहते हैं कि हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? तो आप यहाँ कब आए, मतलब भारत कब आए? जब डिवीज़न हुई तभी आए। जब भारत पाक का डिवीज़न हुआ था, विभाजन हुआ था, तब हम यहाँ आए थे। मगर हमारा वतन क्या है, ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था। मैं जब भारत आया था तब मेरी उम्र कोई 12-13 साल की थी। मैं छोटा था। पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। तो स्कूल में बचपन में क्या, नज़रुल और टैगोर की जो किताबें हैं वह वे बचपन से ही पढ़ते थे। और जिस दिन वे छोड़कर आए तो उनके दोस्त ने क्या है, उन्हें यह किताब तोहफे की तरह दिया था। जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। तो उसके सबसे पुराने अजीज़ दोस्त ने वह किताब दी थी। दोस्त का नाम याद रखना, शम्सुल इस्लाम। उस दिन मेरा सालगिरह थी। तो यह किताब क्या, उनके सालगिरह मतलब जन्मदिन पर तोहफे में दिया गया था। फिर हम कलकत्ता में रहे और उसके बाद क्या है, वे कलकत्ता, ढाका छोड़कर क्या है, कलकत्ता आ गए थे। पढ़े, वहीं पढ़ना लिखना हुआ कलकत्ते में। नौकरी भी मिल गई पर हम वतन आते जाते थे।
नौकरी मिलने के बाद भी क्या है, वे अपने वतन यानी ढाका उनका आना जाना होता था। वतन, सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। तो कहते हैं मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि मेरा वतन जो है ढाका है, पर विभाजन के बाद उनका कलकत्ता में आना हुआ और नौकरी के कारण उन्हें क्या है, अब कस्टम के तौर पर वे यह काम कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है सफ़िया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर चले। वैसे तो डाब, वे उदाहरण के तौर पर कहते, देखो डाब जो है मतलब नारियल पानी, डाब तो कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक वहाँ भी होता है, ठीक है ना, वैसे नमक भी वहाँ होता है, पर हमारे यहाँ डाब की क्या बात है, मगर बांग्लादेश मतलब ढाका का डाब जो है उसकी बात ही निराली होती है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और होता है। सभी को क्या है, अपना जो वतन होता है उससे बहुत ही प्यार और लगाव रह ही जाता है, चाहे उन्हें अपना देश छोड़कर कहीं भी जाना पड़े, पर मन जो है अपने देश में ही बसता है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और ख़ुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। वे क्या करते हैं, जो नमक की पुड़िया थी वो उसके बैग में रख देते हैं, सफ़िया उसके पीछे चलने लगते हैं। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, अब वह क्या है, अमृतसर के पुल में, यहाँ पर कस्टम वाला जो है जो कलकत्ता से था वह अमृतसर में है अभी, मतलब जांच के तौर पर। तो वो जब अमृतसर का पुल चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी, एकदम जिस नीचे सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। तो कस्टम अफसर जो है वो सिर झुकाए खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, किसका वतन क्या है, समझना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ के लोग इधर है, यहाँ के लोग उधर है, ठीक है ना, मतलब क्या है, जो लाहौर में था उसका वतन दिल्ली था, और यहाँ पे जो अभी अमृतसर में है उसका वतन क्या है, ढाका था, पर उनका वे पढ़े लिखे कहाँ, कलकत्ता में। यह कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ, तो कस्टम वाले कहाँ के हैं, भला इस देश के हैं या उस देश के, यह समझना बहुत ही मुश्किल है। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी समझ में आया होगा और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है मैं आपको भेज दूँगी। अच्छा, धन्यवाद।